जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर नए ऊर्जा के साथ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। चूँकि बहुत दिनों से एक सस्पिशन बना हुआ था कि उत्तर प्रदेश हायर जुडिशरी का मेंस एग्ज़ाम कब होगा, तो वह घड़ी ख़त्म हो चुकी है। नोटिफिकेशन आ चुका है मेंस एग्ज़ाम का। और मुझे आशा है कि जो व्यक्ति मेंस दे रहे हैं वो सो रहे होंगे तो वो जग गए होंगे, जो जगे होंगे उनकी नींद उचट चुकी होगी। खैर कोई बात नहीं, समय पर्याप्त है। और जो मेरा अनुभव है ये एक प्रकार से लूडो, आप लोग जानते होंगे एक लूडो गेम होता है, उसमें सांप सीढ़ी का खेल होता है, उसी तरीके से है। हर व्यक्ति जो खेलना चाहता है उसमें कोई खेलते खेलते जाता है तो बीच में कहीं उसको सांप निकल लेता है, फिर वो नीचे आ जाता है, कहीं जाके आगे से सांप निकल लेता है, लास्ट में वहाँ ऊपर जाते जाते भी सांप निकल लेता है। लेकिन उसी में कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है जो कि सारे सांपों को पार करते हुए आगे को पार कर जाता है और वो विनर हो जाता है। उसी प्रकार से ये भी है प्री मेंस इंटरव्यू। यहाँ कोई गारंटी नहीं है कि आप कहाँ से बैक टू पवेलियन हो जाएंगे, और ये भी कोई गारंटी नहीं है कि आप पवेलियन ही होंगे। यानी कि ऊपर वाले पे विश्वास रखिए, कर्म करिए, समय पर्याप्त है। कोई नहीं जानता है कि इस लूडो के गेम में कौन पास होगा कौन फेल होगा, तो उसके परिणामों को ध्यान में न रखते हुए अपने तैयारी पे फोकस किया जाए, यही मेरी ओपिनियन है। अब आते हैं हम लोग मेन विषय पर। विषय पे आने से पहले मेरा निवेदन है कि मेरे इस चैनल को जिन व्यक्तियों द्वारा सब्सक्राइब नहीं किया गया है कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। साथ में वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें, लोगों को भी शेयर करें। चूँकि व्यूअर कम हैं और कम होने के नाते मैं देख रहा हूँ इसलिए कम है कि हो सकता है डेट डिक्लेयर नहीं किया गया होगा, तो कुछ लोग सुसुप्तावस्था में होंगे। सबका पढ़ने का अपना तरीका होता है, कुछ लोग ऑफलाइन में पढ़ते हैं, कुछ लोग ऑनलाइन में पढ़ते हैं। लेकिन एक चीज़ जान लीजिए, कहीं से भी आप पढ़िए, पढ़ते रहिए। कोई भी वीडियो बेकार नहीं होता है, कोई भी किताब बेकार नहीं होता है। समय देने की बात होती है, आप कितना समय किस में देते हैं। जिसमें समय देंगे वो आपके अनुकूल होता चला जाएगा। समय न गंवाते हुए हम विषय पे आते हैं। सन 2016 तक का हम लोग वर्णन कर चुके थे। अब गतांग से आगे का सन 2018 में 3 बार एग्ज़ाम हुआ है। जो पहला एग्ज़ाम हुआ है उसका पहला प्रश्न पत्र, जो विधि प्रश्न पत्र है, उसका हम लोग व्याख्या करेंगे आज। और धीरे धीरे करके जितने भी पेपर हुए हैं इसको लगभग समाप्त किया जाएगा। और आप लोग अपना ओपिनियन दीजिएगा। अगर जो कुछ लोग इच्छुक होंगे तो गूगल मीट पे भी 1 घंटा 1.5 घंटे का हम लोग चर्चा परिचर्चा अन्य सब्जेक्ट पे भी किया जाएगा। तो जैसा आप लोग का ओपिनियन होगा उस हिसाब से, या राय होगा उस हिसाब से हम आगे की रणनीति बनाएंगे। फिलहाल तो अभी सॉल्व पेपर को हम लोग सॉल्व किया जाए कि कैसे इसका आंसर दिया जाएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारतीय संविधान में समानता युक्त वर्गीकरण की अवधारणा पर टिप्पणी लिखिए। अब देखिए, टिप्पणी में पूछा है लेकिन इसका क्वेश्चन का आंसर टिप्पणी के लायक होता नहीं है। अनुच्छेद 14 को यदि आप देखेंगे, जो तैयारी करने वाले व्यक्ति हैं उनको पता है, कम से कम 1.5 पन्ना 2 पन्ना में इसका आंसर होता है। बहरहाल यदि है भी तो अपने अपने शब्दों में एक कला होती है, आप लोग टिप्पणी में लिख सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन टिप्पणी में पूछा है तो इसको टिप्पणी में लिखा जाएगा। अब जो अनुच्छेद 14 है 2 लाइन का। कहता क्या है, ये कह रहा है कि भारत राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। देखिए, इसमें शब्द को पकड़िए। ये कह रहा है कि भारत राज्य क्षेत्र में, मतलब जितना भी टेरिटोरियल है कहीं भी। अब इसके भारत राज्य क्षेत्र का मतलब ये नहीं कि केवल भारत का जो टेरिटोरियल बाउंड्री वाल है वहीं तक एक्सटेंड करता है। जब आप क्षेत्रातीत बात करते हैं वहाँ भी, राज्य क्षेत्रातीत की जब बात आती है तो वहाँ भी, मतलब ये जो भी भारत राज्य क्षेत्र है उसमें किसी व्यक्ति को, व्यक्ति शब्द का प्रयोग है, किसी नागरिक की बात नहीं है, कोई भी वो व्यक्ति हो सकता है। सिंगल पर्सन कंपनी भी हो सकती है, जो कि चिरंजीत लाल वाले मामले में कहा गया था। तो अब यहाँ कह रहा है कि किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। इसमें 2 शब्द का प्रयोग किया गया है। विधि के समक्ष समता, ये इंग्लैंड का जो संविधान है, मतलब इंग्लैंड में जो संविधान तो लिखित है नहीं लेकिन वहाँ का जो लॉ है उसका एक डायसी महोदय हैं, डायसी महोदय द्वारा विधि का शासन एक रूल्स दिया गया था, उससे लिया गया है। अब दूसरा इसका जो अवधारणा है, ये करें कि विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा।
तो ये जो विधियों का समान संरक्षण है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया था। और इसका अगर जो देखा जाए तो सीधा सीधा डायसी महोदय का 3 जो आयाम है ये कह रहे हैं कि मनमानी शक्ति का अभाव या विधि की सर्वोच्चता होता है, दूसरा है विधि के समझ समता है और तीसरा संविधान सामान्य विधि का परिणाम है। इन 3 थॉट्स पर ये पूरा सिद्धांत है। अब चूंकि जो इसमें बात कर रहा है कि युक्तियुक्त वर्गीकरण, तो ये जो अनुच्छेद है उसी में से निकल कर आया कि क्या कोई विधि बनाया जा रहा है तो क्या उसमें किसी क्लास के लिए, किसी वर्ग के लिए, किसी वर्ग विशेष के लिए क्या वर्गीकरण किया जा सकता है। तो ये कहता है जी साहब, वर्ग युक्तियुक्त वर्गीकरण हो सकता है लेकिन वर्ग विभेद नहीं हो सकता। यानी कि पुरुषों में एक पुरुष के साथ दूसरा विभेद नहीं किया जा सकता। यानी कि कोई नियम बनेगा तो पुरुषों के लिए एक नियम रहेगा, महिलाओं के लिए एक नियम रहेगा, लेकिन उसमें भी क्लास 1 के अधिकारी हैं तो उनके लिए अलग नियम हो सकता है, क्लास 4 के एम्प्लॉई हैं उनके लिए अलग नियम हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं से वर्ग युक्तियुक्त वर्गीकरण हो सकता है। जैसे कि यदि मान लिया जाए कोई नियम बना है पुरुषों के लिए, रेलवे स्टेशन पे सबके लिए कॉमन जगह होता है सीटिंग के लिए, लेकिन उसमें कोई विकलांग भी होता है, तो अगर जो पुरुषों में कोई विकलांग है तो विकलांगों के लिए एक अलग कोई नियम बना करके उसके लिए व्यवस्था की जा सकती है। ये युक्तियुक्त वर्गीकरण हुआ। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि युक्तियुक्त वर्गीकरण तो अनुमन्य है, लेकिन वर्ग विभेद जो है, वर्ग विधान जो है उसका मना करता है। अब ये क्या है, इसको थोड़ा सा केस लॉ के माध्यम से देखा जाएगा। अब सबसे पहले ये प्रश्न उठा अनवर अली बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के मामले में 1952 में। उसमें ये था कि कुछ वर्ग विशेष के ऊपर कुछ आपराधिक केस थे, उनको राज्य सरकार द्वारा एक अध्यादेश जारी किया गया और उनका ट्रायल करने के लिए एक विशेष न्यायालय को सुपुर्द कर दिया गया। वहाँ पर ट्रायल होने लगा, उनको कन्विक्ट भी किया गया। इस बात को लेकर के चैलेंज किया गया कि क्या राज्य सरकार इस तरीके का युक्तियुक्त वर्गीकरण कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, जहाँ कोई उद्देश्य क्लियर न हो वहाँ पर इसका वर्गीकरण सही नहीं है, क्योंकि कहीं भी जो सीआरपीसी में दिया गया है जो व्यवस्था है कि संक्षेप विचारण किन मामलों में होगा, किन मामलों में नहीं होगा, कौन से कोर्ट किसका संज्ञान लेगा, कौन ट्रायल करेगा, तो सारी व्यवस्थाएं दी गई हैं। यदि राज्य सरकार को इस तरह की कोई व्यवस्था करना है तो उसको बाकायदे नियम बना करके उन व्यवस्थाओं का वर्णन करेगा और उसके हिसाब से फिर वो मामले वहाँ सुनवाई के लिए जाएंगे, चाहे वो न्यायालय का गठन हो, चाहे वो वर्ग विशेष का ट्रायल हो। चूँकि ये जो प्रक्रिया अपनाया गया है वो गलत है, असंवैधानिक है। अब इसके बाद से फिर वही मामला आया काठी रेनिन बनाम सौराष्ट्र राज्य का, वहाँ भी ये बात आया। तो इसमें जो मेन चीज़ है वो समझने वाला है कि वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, सही है। सही इस मामले में है क्योंकि इसके लिए 2 कसौटी है। कह रहा है कि वर्गीकरण एक बोधगम्य अंतरक यानी कि इंटेलिजिबल डिफरेंशिया पर आधारित होना चाहिए, जो एक वर्ग में शामिल किए गए व्यक्तियों तथा वस्तुओं और उसके बाहर रहने वाले व्यक्तियों तथा वस्तुओं में विभेद करता है। अब देखिए, ये शब्द को आपको पकड़ना है, जो मेंस दे रहा हूँ उनको बात समझ में आएगी। वर्गीकरण एक बोधगम्य अंतरक यानी कि इंटेलिजिबल डिफरेंशिया पर आधारित होना चाहिए, जो एक वर्ग में शामिल किए गए व्यक्तियों तथा वस्तुओं और उसके बाहर रहने वाले व्यक्तियों तथा वस्तुओं में विभेद करता हो। यानी कि आईएएस कैडर के लिए एक अलग नियम बन सकता है, क्लास 4 के लिए अलग नियम बन सकता है, पुरुषों में भी पुरुषों के लिए अलग बन सकता है, विकलांगों के लिए अलग बन सकता है, प्राणियों में महिलाओं के लिए अलग बन सकता है। क्योंकि ये जो अमेंडमेंट आया 15(4), 15(5), अनुच्छेद 15 का उपखंड 4 और 5 इसी पर आधारित आया। इसके बाद भी आप देखेंगे अनुच्छेद 16(4), 5 या 16(4) ये 4B, ये सारे अमेंडमेंट क्या हैं, ये कहीं ना कहीं से युक्तियुक्त वर्गीकरण करते हैं और ये वैलिड हैं, कहीं से वर्ग विभेद नहीं होता है और कई केसों में इसको वैध भी कहा गया है। दूसरा इसका कसौटी क्या है कि अंतरक यानी कि डिफरेंशिया जो है और उस उद्देश्य में तर्कसंगत संबंध हो जिसे प्रसंगत अधिनियम बनाकर मंत्रिमंडल प्राप्त करना चाहता है। तो जब अनवर अली का केस आया उसके बाद से जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको अवैध ठहरा दिया, पुनः उसके बाद से केंद्र राज्य सरकार द्वारा एक नियम बनाया गया, उसमें इन सब सारे बातों को व्यवस्थापित रूप से रखा गया कि किन किन वर्ग को कहाँ कहाँ जो है ट्रायल होगा, संक्षेप ट्रायल क्यों होगा, क्योंकि वहाँ लोक शांति भंग हो सकती है, वहाँ
इस अशांति एरिया है, अशांत एरिया है, तो ऐसे जगहों पर ट्रायल करना ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों का व्याख्या उसको भी फिर चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये वैध है, चूँकि राज्य सरकार द्वारा बाकायदा अधिनियम बनाया गया है और ये कहीं ना कहीं युक्त वर्गीकरण करता है। अब जो नैसर्गिक न्याय है, इसमें कहा गया कि ये ईपी रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में कहा गया, ये आपका 1974 में मामला आया। ये कह रहा है कि समता एक गतिशील धारणा है जिसके अनेक रूप और आयाम हैं और इसे परंपरागत और सिद्धांतवाद की सीमाओं से नहीं बांधा जा सकता है। अनुच्छेद 14 राज्य की कार्यवाहियों में मनमानेपन को वर्जित करता है और समान व्यवहार की अपेक्षा करता है। युक्तियुक्तता का सिद्धांत समता के सिद्धांत का एक आवश्यक तत्व है जो अनुच्छेद 14 में सर्वदा विद्यमान रहता है। वस्तुतः समता और मनमानापन एक दूसरे के शत्रु हैं। जहां कोई कार्य मनमाना किया जाएगा वहां असमानता अवश्य होगी और अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण होगा। तो इसी तरीके की बात मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में भी 1978 में जो आया, तो उसमें भी ईपी रोयप्पा का जो डिसीजन था उसको न्यायाधीश भगवती जी जो द्वारा लागू किया गया। अब इसके बाद से आप अगर जो और लेटेस्ट में देना चाहते हैं केस, तो आपको एक केस है आपका सरोज रानी बनाम सुदर्शन कुमार का था। उसमें ये कहा गया कि धारा 9 जो हिंदू विवाह अधिनियम का है उसको असंवैधानिक घोषित करने के लिए कि यह अनुच्छेद 14 का और 21 का वायलेशन करता है। उसमें तर्क ये दिया गया कि किसी महिला को या पुरुष को किसी व्यक्ति के साथ जबरन रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, इसका उद्देश्य कहीं से किसी व्यक्ति को ज़बरदस्ती रहने की बात नहीं कर रहा है। उसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, यदि उसके ऑप्शन को प्रयोग करने में असफल रहते हैं तो एक तलाक का ग्राउंड भी उसमें बनता है। यानी कि 1 साल तक यदि रिस्ट्रीब्यूशन का आदेश किया गया और उसका पालन नहीं किया गया तो उस आधार पर तलाक भी लिया जा सकता है। न्यायालय द्वारा इसमें कहीं ना कहीं इस अधिनियम में उस पति पत्नी के बीच में एक सामंजस्य स्थापित करने का एक मौका देता है और उस मौके के वजह से यह कहीं निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि इसमें अनुच्छेद 14 या 21 का उल्लंघन होता है। ये वहाँ पे कहा गया, यानी कि युक्त वर्गीकरण है यह। इसके बाद से अगर जो आप लेटेस्ट में देखेंगे तो इंडिपेंडेंट थाट बनाम भारत संघ का मामला है। उसमें कहा गया कि यदि कोई विवाहित महिला है और 18 साल के से कम है तो उसके साथ भी चाहे कंसेंट हो या न हो, कोई व्यक्ति मैथुन करता है तो भी वो अपराध की श्रेणी में आएगा, यानी कि रेप की श्रेणी में आएगा। क्योंकि उसके पहले जो बातें कही गई हैं उसमें ये कहा गया था कि अन्य मामले में 18 साल से नीचे के लड़कियों के लिए अपराध गठित करता है। तो यहाँ पे इसी बात को देखा गया कि क्या ये युक्त वर्गीकरण है कि नहीं है। तो कहा गया न्यायालय द्वारा कि नहीं, ये युक्त वर्गीकरण नहीं है, तो वर्ग विभेद काम कर रहा है। क्योंकि महिला तो महिला है, चाहे वो विवाहित हो चाहे अविवाहित हो। केवल मात्र विवाहित हो जाने से उसके जो राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, वो ख़त्म थोड़ी हो जाते हैं। तो उसको कहा गया कि वहाँ पे इस शब्द का जब तक विधायिका द्वारा संशोधन नहीं होता है तब तक उसके जगह पे 18 वर्ष पढ़ा जाए, यानी कि 18 साल के नीचे का कोई भी महिला है तो उसके साथ मैथुन करना, चाहे सहमति हो चाहे न हो, अपराध की श्रेणी में आएगा। उसके बाद से और भी केसेज हैं, जैसे जोसेफ सिन्हा बनाम भारत संघ का मामला है या नौतेज सिंह जौहर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का मामला है। इन सब केसों का हवाला देते हुए आप इसका आंसर पूर्ण कर सकते हैं। तो ये टिप्पणी में तो हमें नहीं लगता है कि लिखने लायक क्वेश्चन है, लेकिन आप शार्ट में लिख करके इसको पूरा कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 14वें में सेवा की अवधारणा पर टिप्पणी लिखिए। देखिए यहाँ भी टिप्पणी की बात कर रहा है, लेकिन जब आप अनुच्छेद 309 से लेकर के 313 कैपिटल ए तक देखेंगे तो उसमें इसकी व्यवस्था दी गई है और उसमें यही कहा गया है कि किस प्रकार से मतलब केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को चाहे लोक सेवा के माध्यम से, माने राज्य के सेवा में हो चाहे केंद्र के सेवा में हो, उनकी नियुक्ति की जाएगी। उनके नियुक्ति से संबंधित कौन कौन से नियम होंगे, उन सब बातों का उसमें व्यवस्था किया गया है। उसमें प्रसाद का भी सिद्धांत दिया गया है कि राज्यपाल द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा किन किन परिस्थितियों में, किन किन मामलों में किसी व्यक्ति को हटाया जा सकता है। ये भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति संविदा के आधार पर उसमें कार्य कर रहा है, लेकिन यदि
राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को, यानी कि वही राष्ट्रपति या राज्यपाल को लगता है कि उससे बेटर कोई होना चाहिए, उसकी अर्हता होनी चाहिए, तो उसको भी हटा सकता है, लेकिन उसके लिए कंपनसेशन की भी व्यवस्था कर सकता है। साथ में ये भी कहा गया है कि जब चाहे तब हटा सकता है, लेकिन युक्त निर्बंधन की भी बातें हैं उसमें अनुच्छेद 311 में, कि उसमें कब नहीं हटाया जाएगा तो उसको बाकायदा मौका दिया जाएगा कि उसको बिना जांच किए नहीं हटाया जाएगा। उसके बाद ये भी कहा गया है कि उसको कब उसका जांच नहीं किया जाएगा, उसके भी अपवाद दिए गए हैं, या उनको जो नियुक्त किया गया है उससे नीचे का कोई व्यक्ति उनको पदच्युत नहीं करेगा। तो इस तरीके की व्यवस्थाएं हैं। साथ में ये भी कहा गया है कि यदि कोई पहले से चला आ रहा है, अगर जो 1947 के पहले से कोई डोमिनियन द्वारा अगर नियुक्त करके, तो उसको तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि कोई इस तरह की व्यवस्थाएं ना हो जाएं कि नए अधिकारी कैसे नियुक्त होंगे। तो इस सारी व्यवस्थाएं हैं, उसको हम लोग एक बार बेयर लैंग्वेज में देख लेते हैं। अनुच्छेद 309 कह रहा है कि संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें इस संविधान के बंधों के अधीन रहते हुए समुचित विधानमंडल के अधिनियम संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित लोक सेवाओं और पदों के लिए भर्ती का और नियुक्ति व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियम कर सकेंगे। मतलब वो एक प्रकार से पावर देता है। परंतु कह रहा है कि जब तक इस अनुच्छेद के अधीन समुचित विधानमंडल के अधिनियम द्वारा या उसके अधीन इस निमित्त बंद नहीं किया जाता है, तब तक यथास्थिति संघ के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों की दशा में राष्ट्रपति या ऐसा व्यक्ति जिसे वह निर्दिष्ट करे, और राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों की दशा में राज्य का राज्यपाल या ऐसा व्यक्ति जिसे वह निर्दिष्ट करे, ऐसी सेवाओं और पदों के लिए भर्ती का और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियम करने वाले नियम बनाने के लिए सक्षम होगा, और इस प्रकार बनाए गए नियम किसी ऐसे अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगा। अब अनुच्छेद 310 कह रहा है प्रसाद का नियम इसमें समाहित है। वो क्या है? तो इसका उपखंड 1 कह रहा है कि इस संविधान द्वारा व्यक्त रूप से यथा उपबंधित के सिवाय प्रत्येक व्यक्ति जो रक्षा सेवा या संघ की सिविल सेवा या अखिल भारतीय सेवा का सदस्य है अथवा रक्षा से संबंधित कोई पद या संघ के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है, राष्ट्रपति के पर्यंत पद धारण करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब चाहे तब उसको राष्ट्रपति हटा सकता है। और प्रत्येक व्यक्ति जो किसी राज्य की सिविल सेवा का सदस्य है या राज्य के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है, उस राज्य के राज्यपाल के प्रसाद प्रमाण पद धारण करता है। उपखंड 2 इसका कह रहा है कि इस बात के होते हुए भी कि संघ या किसी राज्य के अधीन सिविल पद धारण करने वाला व्यक्ति यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, कोई संविदा जिसके अधीन कोई व्यक्ति जो रक्षा सेवा का या अखिल भारतीय सेवा का या संघ या राज्य की सिविल सेवा का सदस्य नहीं है, ऐसे किसी पद को धारण करने के लिए इस संविधान के अधीन नियुक्त किया जाता है, उस दशा में जिसमें यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल विशेष अर्हताओं वाले किसी व्यक्ति की सेवाएं प्राप्त करने के लिए आवश्यक समझता है, यह बंद कर सकेगी कि यदि करार की गई अवधि की समाप्ति से पहले वह पद समाप्त कर दिया जाता है या ऐसे कारणों से जो उसकी किसी औचार से संबंधित नहीं है उसे वह पद रिक्त करने की अपेक्षा की जाती है तो रद्द कर दिया जाएगा। मतलब कोई संविदा के माध्यम से आया है तो उसको हटाया जा रहा है, तो अगर जो औचार के वजह से नहीं हटाया जा रहा है, केवल इस कारण से हटाया जा रहा है कि उसके जगह पर किसी अन्य अर्हता वाले व्यक्ति को रखा जाए और या अधिक अर्हता वाले व्यक्ति को रखा जाए, तो उसको प्रतिकर देकर हटाया जा सकता है। 311 जो अनुच्छेद 311 है उसमें संरक्षण प्रदान करता है। अब ये कह रहा है कि खंड एक कि किसी व्यक्ति को जो संघ की सिविल सेवा या अखिल भारतीय सेवा का या राज्य की सिविल सेवा का सदस्य है अथवा संघ या राज्य के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है, उसकी नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा पदच्युत नहीं किया जाएगा या पद से नहीं हटाया जाएगा। मतलब जो व्यक्ति है उसके अधीनस्थ के द्वारा नहीं होगा, या जो नियुक्त किया गया है उससे नीचे का कोई व्यक्ति द्वारा उसको नहीं हटाया जाएगा। दूसरा खंड कह रहा है कि यथापूर्वक किसी व्यक्ति को ऐसी जांच के पश्चात ही जिसमें उसे अपने विरुद्ध आरोपों की सूचना दे दी गई है और उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का युक्त अवसर दे दिया गया है, पदच्युत किया जाएगा या पद से हटाया जाएगा या पंक्ति से उन्नत किया जाएगा, अन्यथा नहीं। मतलब उसको सूचना दे करके युक्त जाँच कराया जाएगा, उसके बाद ही हटाया जाएगा। अब लेकिन इसके बाद प्रोविजो है इसका, कह रहा है कि परंतु जहां ऐसी जांच के पश्चात उस पर ऐसी कोई शास्ति अधिरूपित करने की प्रस्तावना है, वहां ऐसी शास्ति
ऐसी जांच के दौरान दिए गए साक्ष्य के आधार पर अधिरोपित की जा सकेगी और ऐसे व्यक्ति को प्रस्तावित शास्ति के विषय में अभ्यावेदन करने का अवसर देना आवश्यक नहीं होगा। मतलब जांच के पश्चात कोई शास्ति लगाया जा रहा है तो उसमें उसको फिर से अभ्यावेदन नहीं लिया जाएगा, शास्ति लगाया जा सकता है। लेकिन ये 3 परंतुकों के अधीन है। मतलब जो खंड 2 है ये 3 परंतु के अधीन है। कह रहा है कि जहाँ किसी व्यक्ति को ऐसे आचरण के आधार पर पदच्युत किया गया है या पद से हटाया गया है, पंक्ति में अवनत किया गया है जिसके लिए आपराधिक आरोप पर उसे निर्दोष ठहराया गया है। मतलब अगर जो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आपराधिक आरोप की वजह से निर्दोष ठहराया गया है तो उसको कभी भी हटाया जा सकता है, उसके लिए जरूरी नहीं है कि उसकी जांच की जाए। दूसरा कह रहा है कि जहां किसी व्यक्ति को पदच्युत करने या पद से हटाने या पंक्ति से अवनत करने के लिए सशक्त प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि किसी कारण से जो उस प्राधिकारी द्वारा लिखबद्ध किया जाएगा यह उपयुक्त रूप से साध्य नहीं है कि ऐसी जाँच की जाए। मतलब ऐसा अगर जो उपयुक्त संभव नहीं है कि जांच किया जाए तो लेकिन कारण लिखा जाएगा तो बिना जांच कराए उसको पद से हटाया जा सकता है। तीसरा कह रहा है कि जहां यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल का समाधान हो जाता है कि राज्य की सुरक्षा के हित में समीचीन नहीं है कि ऐसी जांच की जाए। मतलब अगर राज्य की सुरक्षा में के हित में यदि जरूरी है तो जांच नहीं किया जाएगा, उसको पद से हटा दिया जाएगा। और खंड 3 इसका कह रहा है कि यदि यथापूर्वक किसी व्यक्ति के संबंध में प्रश्न उठता है कि खंड 2 में निर्दिष्ट जांच करना उपयुक्त रूप से साध्य है या नहीं तो उस व्यक्ति को पदच्युत करने या पद से हटाने या पंक्ति से में अवनत करने के लिए सशक्त प्राधिकारी का उसका निश्चय अंतिम होगा। अब 312 में अखिल भारतीय सेवाओं की बात कहा गया है। इसमें कह रहा है कि राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से यदि ऐसी कोई बात है तो विशेष संकल्प से पारित करके कि कौन से कोई ऐसा राष्ट्रीय हित में जरूरी है, मतलब राष्ट्र के हित में, तो अखिल भारतीय सेवाओं के लिए एक गठन किया जाएगा संघ के लिए और राज्य सरकार के लिए। और इसी में ये भी कहा गया है कि अखिल भारतीय न्यायिक परिषद का भी गठन किया जाएगा और उन व्यक्तियों को इसमें शामिल किया जाएगा जो कि अनुच्छेद 236 के में जो परिभाषित है जिला न्यायाधीश उससे अवर नहीं होंगे, यानी कि वहाँ कहा गया है उसमें सहायक सेशन न्यायाधीश तक भी शामिल है। और इसके तहत ये भी कह रहा है कि यदि कोई भारतीय पुलिस सेवा में पहले से भर्ती है तो वो भी इसके अंतर्गत माना जाएगा। तो इस तरीके से अनुच्छेद 312 में कहा गया है। अनुच्छेद 312 क में कहा गया है कि यदि कोई पहले से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल द्वारा कोई व्यक्ति नियुक्त किया गया है यानी कि पद पे है तो उसको तब तक नहीं हटाया जाएगा राष्ट्रपति द्वारा जब तक कि उसके संबंध में कोई रूल रेगुलेशन या नियम न बन जाए। इसी प्रकार राज्य सरकार के बारे में भी कह रहा है कि राज्यपाल द्वारा नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उसके संबंध में कोई भर्ती का और वो न बन जाए। तो अब चूंकि वो 1947 की बात रह गई, अब तो लोक सेवा आयोग हो गया है, संघ लोक सेवा आयोग हो गया है, राज्य लोक सेवा आयोग हो गया है, तो उसके तहत सारी भर्तियाँ होती हैं। उसके बाद भी जहाँ आयोग नहीं है वहाँ डायरेक्ट जैसे न्यायिक भर्तियाँ हैं तो उसमें यूपी PCSJ का है मान लीजिए तो उसमें राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा होता है, या IS का है तो उसमें आपका जो है संघ लोक सेवा आयोग द्वारा होता है। तो इस तरह की भर्ती होती है। और 313 का है संक्रमणकालीन उपबंध। ये कह रहा है कि 313 में वही कि जब तक ये मतलब बने रहेंगे जब तक कि उनको उस पद से संबंधित किसी प्रकार का पद की व्यवस्था नहीं हो जाता है। तो अभी तक तो सारी कुछ हो चुकी हैं, अब कोई पुराना नहीं रह गया, रहा भी होगा तो रिटायर्ड हो गया होगा। तो इस प्रकार से इसको टिप्पणी में इस क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है। अब जितना आप लोग शार्ट कर सकते हैं करिएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। एक और टिप्पणी है संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया। तो ये अनुच्छेद 368 पर आधारित है। उसमें शंकरी प्रसाद से लेकर के जो भी लेटेस्ट के केस हैं, मतलब केशवानंद भारती का है या और भी केसेस हैं, उसमें गोलकनाथ का है, सज्जन सिंह का है, उन सब केसों का वर्णन करना पड़ेगा, बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो हम अगले वीडियो में इसका चर्चा करेंगे। मुझे विश्वास है कि मेरी बातों को आप लोग को समझ में ज़रूर आई होंगी। डायरेक्ट जरूर देख लीजिएगा, केसला जो हमने बताया उसको भी एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।